रात के 12 बज चुके थे। तनवीर इलाहाबाद से कानपुर पहुंचा रोडवेज की बस से। उसके बस से उतरते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी ओर हाथ बढ़ाकर बैग को थामते ही बोला, कहाँ चलेंगे बाबूजी? मैं रिक्शे वाला दूसरे हाथ से रिक्शे की ओर इशारा करते हुए। उसकी आवाज़ से ही ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दिसंबर की ठंड और भूख ने उसके गले को बैठा दिया हो। तभी तो वह भागता हुआ पहुंचा था अपनी सवारी के पास। तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बड़ी हवेली चमनगंज जाना है, कितने लोग हैं? 1978 की उस कड़ाके की ठंड में केवल 4 रिक्शे वाले और 2 तांगे वाले ही दिख रहे थे। हर जगह कोहरे ने चादर चढ़ा रखी थी। रिक्शे वाले ने कहा, 10 रुपये दे दीजिएगा, ठंड भी तो है सरकार। तन्नू ने रिक्शे की तरफ चलते हुए कहा, ठीक है चलो। रिक्शे पर सवार होते ही तन्नू ने अपने जैकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला। एक सिगरेट उसमें से निकाला और पैकेट वापस जैकेट की जेब में रख दिया। उसकी जेब से लाइटर निकाला और सिगरेट जलाई। एक लंबा कस लगाकर अंदर खींचा और राहत की सांसों के साथ सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ा। उसका चेहरा तनाव रहित लग रहा था। उसने रिक्शे वाले से पूछा, रात भर रिक्शा चलाते हो क्या? परिवार नहीं है क्या शहर में? रिक्शे वाले ने जवाब दिया, नहीं बाबूजी, 2 बजे तक चलाएंगे, फिर कमरे पर जाकर आराम करेंगे। सुबह 9 बजे से लंगन मिल में काम करते हैं, यहीं पास के गांव के हैं, इसलिए परिवार नहीं रखा शहर में। अरे वाह, तुम तो काफ़ी मेहनती मालूम पड़ते हो। कितने पढ़े लिखे हो? तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैट्रिक पास है बाबूजी, रिक्शे वाले ने जवाब दिया। सिगरेट का आखिरी कस खत्म होते ही चमनगंज पहुंच गया था। तन्नू रिक्शे वाले ने हवेली के पास रिक्शा रोकते ही कहा, लीजिए पहुँच गए बाबूजी, बड़ी हवेली। तन्नू ने अपनी जेब से बटुआ निकाला, उसमें से 10 रुपये का नोट रिक्शे वाले को दिया, फिर बटुआ जेब में रखते ही बैग को कंधे पर टांग लिया और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली के गेट पर चौकीदार बैठा था। उसे तन्नू के आने की खबर शायद पहले से ही थी, इसलिए तो उसने नाम सुनते ही गेट खोल दिया। तन्नू हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। चौकीदार ने उसके हाथ से बैग लेकर अपने कंधे पर उठांग लिया और दूसरे हाथ में लालटेन थाम रखी थी। दरवाजे पर पहुंच उसने कुंडा खटखटाया। कुछ देर में दरवाजे को एक 18 साल की सुंदर लड़की ने खोला। उसने तन्नू की ओर देखते ही एक नादान सी मुस्कान अपने चेहरे पर सच झलकाई। तन्नू भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम शहनाज हो ना, डॉक्टर अंकल की बेटी? कितनी बड़ी हो गई हो? शहनाज ने उससे उसकी अम्मी के कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए कहा, आप भी तो कितने खूबसूरत हो गए हैं। उसने जारी रखा, अब आंटी को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे पापा ने रुकने को कहा, लेकिन अब आप भी आ गए हैं तो एक से भले 2। उसने तन्नू की अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोला। उसकी अम्मी रजाई के अंदर लिपटी पड़ी थी। उन्हें अल्जाइमर नाम का दिमागी रोग हुआ था। उनकी हालत ज़्यादा नाजुक थी, इसलिए तन्नू को तुरंत बुलवाया गया था। तनवीर नवाबों के परिवार से ताल्लुक़ रखता था और पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया गया था। उसके वालिद ने गुजरने से पहले सब कुछ उसके नाम पहले ही कर दिया था, क्योंकि वह अपनी बेगम की तबीयत के बारे में जानते थे। यूँ तो तनवीर की अम्मी लखनऊ की हवेली में रहा करती थी, लेकिन अपने शौहर के गुजरने के बाद कानपुर की बड़ी हवेली में रहने लगी थी। तन्नू ने शहनाज से अपनी अम्मी की सारी जानकारी ली। क्योंकि वह सो रही थी, इसलिए उसने जगाना सही नहीं समझा। शहनाज ने तन्नू को उसके कमरे की ओर ले जाते हुए कहा, तुम इस हवेली में पहली बार आए हो ना, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, नीचे बेसमेंट में कभी मत जाना। सब कहते हैं उसमें एक रूह रहती है। तुम्हारी अम्मी को भी यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ आते ही उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तुम भी ना बच्चों जैसे बातें करती हो शहनाज, आज के ज़माने में कहीं कोई मानेगा इन सब बातों को? अच्छा ये बताओ, तुम्हें कितनी बार पकड़ा उस रूह ने? तन्नू ने मुस्कुराते हुए पूछा। मजाल है मेरे सामने कोई रूह आ जाए, मेरे गले में पीर बाबा का तावीज़ है, तुम्हारे लिए भी ला दूंगी, शहनाज ने इतराते हुए कहा। उसने एक कमरे के दरवाजे के सामने रुकते ही कहा, लीजिए हुजूर, आपका कमरा आ गया। तन्नू ने दरवाज़ा खोला और अंदर बिस्तर की ओर बढ़ा। वो काफ़ी थक चुका था। उसने तुरंत ही खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। शहनाज ने उसकी यह हरकत देखी और लालटेन को टेबल पर रख दिया, जो बिस्तर के पास ही था। फिर तन्नू की ओर देखते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम भी आराम से सो जाओ, सुबह बातें होंगी। तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, गुड नाइट। शहनाज भी इसका जवाब गुड नाइट बोल कर दिया। तन्नू को रात में प्यास लगी, उसकी नींद खुल गई। उसने
उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 3 बजे हुए थे। वो बिस्तर से उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। इतने में एक आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो आवाज़ शायद बेसमेंट से ही आ रही थी। आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने हाथों से दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हो। तनवीर के कदम रुके नहीं। वो सीधा बेसमेंट की ओर लपका और दरवाजे के सामने खड़े होकर आश्चर्य के स्वर में पूछा, कौन है अंदर? तन्नू ने अपने कान दरवाजे पर रख ली थी ताकि सुन सके कि अंदर से कोई आवाज़ आती है या नहीं। लेकिन इतने में 2 भयानक हाथ दरवाज़ा तोड़ते हुए बाहर निकले कर तन्नू को गर्दन सहित पकड़ लेते हैं। तन्नू अपनी आंखों को बंद करके ज़ोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। जब आंखें खोली तो देखा सुबह हो चुकी थी। सूरज सिर पर आ चुका था और चिड़ियों की आवाज़ों से सारा वातावरण उत्साहित हो रहा था। अगली सुबह तनवीर अपने बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के बाद सीधा डाइनिंग टेबल पर जा पहुंचा। शहनाज पहले से ही वहां मौजूद थी और जूस पी रही थी। तन्नू ने उसकी भूमिका बांधते हुए पूछा, अच्छा कल जो तुम उस बेसमेंट वाले रूह के बारे में बात कर रही थी शहनाज, इसका और भी कोई चश्मदीद गवाह है या ये तुम्हारी ही दिमाग की उपज है? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कोई पागल हूँ जो अपने से भूत आया चिल्लाऊंगी? सिर्फ मैं ही नहीं और भी गवाह हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने रूह को देखा है। शहनाज ने काफ़ी आत्मनिर्भरता से जवाब दिया, तो ठीक है, आज इस रहस्य को भी और नज़दीक से जानने का मौका मिलेगा। पहले नाश्ता कर ले, अम्मी से मुलाकात कर लूँ, फिर हम दोनों मिलकर इस मामले का तहकीकात करेंगे। तन्नू ने काफ़ी उत्साहित होकर कहा, निहारिका ज़रा नवाब साहब के लिए नाश्ता लगाना। शहनाज ने पुकारते ही तन्नू की तरफ देखकर आंख मार दी। तन्नू भी अपनी मुस्कान ना रोक पाया। वो उस शख्स को देखने के लिए उत्साहित था जिसका शहनाज ने नाम पुकारा था। निहारिका, वाह, नाम सुनते ही लगता है जरूर किसी अप्सरा का होगा। तन्नू ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद एक हसीनी युवती नाश्ता लेकर अंदर से आई। उसे देखते ही तन्नू के होश पक्त हो गए। वो बला की खूबसूरती थी, कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वह घर की नौकरानी है। कटीले नैन नक्श, गोरा रंग, लंबा कद और गदराया बदन, उसे देखते ही कोई भी लड़का उसका दीवाना बन जाता। निहारिका ने नाश्ते की प्लेट तन्नू के सामने रख दी और साथ ही टेबल पर गोभी, आलू, मूली, मेथी आदि के तरह तरह के पराठे थे। तन्नू ने बटर नाइफ से थोड़ा बटर निकाल कर प्लेट में डाला और सोचने लगा कौन सा पराठा पहले खाऊं। इतने में शहनाज बोली, ये गोभी वाला पहले खाओ। उसने एक गोभी का पराठा उसके प्लेट में डाल दिया। तन्नू ने खाना शुरू किया। वाह क्या बात है, ऐसा गोभी का पराठा आज तक नहीं खाया। तन्नू ने पराठा मुंह में डालते हुए कहा, अच्छा है ना, इस हवेली में काम करने वाले रसोइये बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। शहनाज ने तुरंत ही कहा, और कुछ चाहिए नवाब साहब को? निहारिका ने तन्नू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। तन्नू ने भी मुस्कुराते हुए नहीं के इशारे में गर्दन हिला दी। निहारिका समझ गई और अपना काम करने वापस चल जाने लगी।